डेट आज 30 मार्च 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है एलिफेंट डेथ्स। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इम्पोर्टेंट है। रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री इन्वायरमेंट की जो मिनिस्ट्री है पर्यावरण मंत्रालय, उसने एक कमेटी बनाई है, परमानेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी। किस लिए बनाई है? इसलिए बनाई है ताकि जो एलिफेंट की डेथ हो रही है, हाथियों की जो मृत्यु हो रही है, उसको रोका जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। इस कमेटी में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में जो काम करते हैं सेक्रेटरी वगैरह या उसके कोई मेंबर आएंगे इस कमेटी में। रेलवे ट्रैक के जरिए जो मौत हो जाती है, जो हाथी मान लो रेलवे ट्रैक पे आया, रेलवे ट्रैक पे और रेल के टकराने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई, ऐसी डेथ को रोकना है, हाथियों की मृत्यु को रोकना इस कमेटी का काम है कि सजेशन देगी और क्या किया जाए। ये इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने लोकसभा में बताया 2018 से 19 के बीच में 19 एलिफेंट की डेथ हो गई थी रेलवे ट्रैक की वजह से, क्योंकि हाथी आ गए थे रेलवे ट्रैक पे पटरी पे और ट्रेन आ गई थी, उसकी वजह से मौत हो गई थी 19 एलिफेंट की। ये सिर्फ रेलवे ट्रैक की बात कर रहे हैं हम, और बाकी के कारण से जो हाथियों की डेथ हुई है वो इसमें काउंट नहीं कर रहे हैं। 2019-20 से लेकर 14 हुई थी डेथ और 12 डेथ हुई थी 2020-21 के पीरियड में। ये स्टैंडिंग कमेटी है, जो एक स्टैंडिंग कमेटी रेलवे की 2013 में बनाई गई थी। उसने रिकमेंडेशन दी थी, कुछ सिफारिश दी थी कि ट्रेन की स्पीड को, ऐसे जो वनरेबल लोकेशन है वहाँ पे ट्रेन की स्पीड थोड़ी रिड्यूस कर देनी चाहिए ताकि कॉलिजन रुक सके, ख़त्म हो सके। जैसे मान लो ये रेलवे ट्रैक है, आसपास फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पे हाथी वगैरह रहते हैं, तो ऐसे एरिया में जो ट्रेन की स्पीड है कम कर देनी चाहिए ताकि कॉलिजन ना हो। अचानक से हाथी आ भी जाए तो हो सकता है कि वो जो पायलट है, लोको पायलट, ट्रेन चलाने वाला ड्राइवर, वो रोक सके। यहाँ पे स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर या उससे भी कम स्पीड होनी चाहिए ऐसे वनरेबल एरियाज़ में। कुछ और भी स्टेप लिए जा सकते हैं, ये मिनिस्ट्री ने कुछ स्टेप बताए थे। ये स्टेप आप लिख सकते हो अगर मेंस में क्वेश्चन आ जाए कि हाथी की डेथ को कैसे रोका जा सकता है। पहला तो ये है, एलिफेंट कॉरिडोर है उनको आइडेंटिफाई करो और हैबिटेट को आइडेंटिफाई करो। जहाँ पे भी हाथी रहते हैं उन्हें पता लगाओ कि कौन कौन से जंगल में है और वहाँ पे एलिफेंट कॉरिडोर को आइडेंटिफाई करो। परमानेंट और टेम्परेरी स्पीड रेस्ट्रिक्शन लगाओ। ऐसे एरियाज में जहाँ हाथी रहते हैं या तो परमानेंटली रोक लगाओ कि ट्रेन की स्पीड कम रहेगी, या टेम्परेरी बेसिस पे वहाँ पे कि मान लो पर्टिकुलर पीरियड में हाथी वगैरह जंगल से बाहर निकलते हैं तो उस पीरियड में ट्रेन की स्पीड को कम किया जाए। नेक्स्ट ये काम किया जा सकता है, अंडरपास और रैंप बनाया जाए। जैसे मान लो ये दो फॉरेस्ट हैं, ये पटरी जा रही है रेल की पटरी, यहाँ पे भी फॉरेस्ट है, यहाँ पे भी फॉरेस्ट है, ये पटरी को पार करके दूसरे वाले फॉरेस्ट में जा रहे हैं ये हाथी, तो इनके लिए या तो अंडरपास बना दे, पटरी के नीचे से निकलने का रास्ता हाथियों के लिए, या फिर इसके ऊपर ब्रिज बना दे, रैंप बना दे ताकि हाथी आसानी से निकल जाए। और देखो, अब सोचोगे हाथी इतने समझदार कैसे हैं कि इस रास्ते से ही जाएं, ये यहाँ से भी सो जा सकते हैं, तो यहाँ पे बैरियर लगाए जाए ना भाई साहब। यहाँ पे जैसे अंडरपास बना दिया इधर निकलने के लिए, इधर बैरियर लगा दी जाए, इधर बैरियर लगा दी जाए, यानी कि कोई खंबे वगैरह, तार फेंसिंग वगैरह कर दी जाए। नेक्स्ट ये सिलेक्टेड लोकेशन पे फेंसिंग भी की जाए। और एलिफेंट कॉरिडोर है वहाँ पे ट्रेन ड्राइवर को वार्न करने के लिए साइन लगाए जाएं। जैसे मान लो रेल की पटरी है, यहाँ पे साइन लगा दे कि इधर हाथी वाला एरिया है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो ट्रेन का ड्राइवर है वो स्पीड स्लो कर ले। ट्रेन क्रू या स्टेशन मास्टर होते हैं उनको भी सेंसिटाइज किया जाए ट्रेन कॉलिजन को रोकने के लिए। और जो वेजिटेशन है रेलवे ट्रैक के आसपास का, उसको साफ़ करना चाहिए। जैसे मान लो ये रेलवे ट्रैक है, इसके आसपास का जो एरिया है फॉरेस्ट एरिया, उसको थोड़ा काट देना चाहिए, आसपास साफ़ रखना चाहिए ताकि दूर से मान लो अगर ये ट्रेन जा रही है, यहाँ से हाथी आ रहा है और यहाँ तक फॉरेस्ट नहीं है, साफ है, तो हाथी आने से पहले ही पता लग जाए ड्राइवर को कि हाँ ये हाथी आ रहा है और आ सकता है ट्रैक पे, तो वहाँ स्पीड स्लो कर ले ट्रेन की। नेक्स्ट टॉपिक है जोजिला टनल। टनल का मतलब होता है सुरंग। जैसे मान लो ये है भाई साहब रास्ता, इसके बीचों बीच मान लो नीचे से खोद के सुरंग बना दी, जैसे अंडरपास बना देते हैं ना, ऐसी मान लो सुरंग है, टनल है। ये जोजिला टनल अभी रिसेंटली न्यूज में है। ये अथॉरिटी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने बताया कि ये टनल जो इसका टारगेट है उससे पहले बनाई जा सकती है, इसलिए रिसेंटली न्यूज में है। ये कश्मीर में बनाई जा रही है जोजिला टनल, ये कश्मीर को जोड़ेगी लद्दाख एरिया से। और देखो अभी जो देखने को मिले थे, एक्चुअल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है एलएसी, ये भाई साहब देखो जम्मू कश्मीर है, ये वाली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जिसको एलएसी बोलते हैं, चाइना और इंडिया का बॉर्डर है ये।
यहाँ पे देखने को मिले थे। चाइना की आर्मी ने यहाँ पे इधर आ गई थी इंडियन टेरिटरी में। तो ये जो इनकर्जन देखने को मिला था पीपल्स लिबरेशन आर्मी का, चाइना की जो आर्मी है, जैसे हमारी इंडिया की आर्मी को इंडियन आर्मी बोलते हैं, चाइना की आर्मी को बोलते हैं PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। तो इसका एग्रेशन देखने को मिला था कोविड-19 के दौरान। तो हमारी जो आर्मी थी ना, जल्दी से, जैसे मान लो ये जम्मू में रह रही है, कश्मीर में है और इधर लद्दाख है, ये कश्मीर से लद्दाख में जाने के लिए इससे जाना पड़ता है। ये पहाड़ी इलाका है ना, ये पहाड़ी इलाका, ये रोड बना हुआ है, ये जोजिला पास है, जोजिला पास वो भी बोलते हैं इसे, पास मतलब दर्रा, पहाड़ के बीच में से निकलने का रास्ता है। जैसे ये पहाड़ है और बीच में से मान लो रास्ता बना हुआ है, लेकिन ये क्या है, ऊबड़ खाबड़ है थोड़ा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, और इसमें केवल कोई 20-25 किलोमीटर का ही है ये रास्ता, लेकिन इसमें 3.5 घंटे लग जाते हैं इसे पास करने में। दूसरा प्रॉब्लम ये है, ये 6 महीने तक यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, सर्दी के टाइम में बर्फ़ पड़ती रहती है, सितंबर से लेकर लगभग फरवरी मार्च के महीने तक। तो ये 6 महीने तक लगभग बंद रहता है ये। तो हमारी आर्मी यहाँ जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम उठानी पड़ती है। अगर ये मान लो ये भाई साहब चाइना की आर्मी यहाँ पे आ जाए, हमारी आर्मी जाने के लिए 3.5-4 घंटे लगते हैं, और 3.5-4 घंटे में तो ये चाइना की आर्मी बहुत आगे आ सकती है। तो इसलिए इसको बनाया जा रहा है। इसकी जो लेंथ है, टनल की लेंथ 14.15 किलोमीटर की लेंथ है इसकी, और ये बाई डायरेक्शनल होगी, मतलब दोनों तरफ आने जाने का रास्ता होगा इस सुरंग में। ऑल वेदर एक्सेसिबिलिटी होगी, सारे दिन खुलेगी, पूरे सालों साल खुलेगी ये। लगभग 6,809 करोड़ रुपए का इसमें लागत आएगी। और ये जो रास्ता है ना 3-3.5 घंटे का, ये अब सिर्फ 15 मिनट का रह जाएगा। जैसे यहाँ से अगर आर्मी जाती थी कश्मीर से लद्दाख में 3.5 घंटे लगते थे लगभग, अब ये सिर्फ 15 मिनट लगेंगे आर्मी को यहाँ तक जाने में। तो ये डेवलपमेंट है जो फिक्स किया गया था 2026 तक, नवंबर 2026 तक इस टनल को बना के तैयार किया जाएगा, डेडलाइन ये थी, लेकिन इसको पहले ही कंप्लीट कर दिया जाएगा। ऐसा मानना है कि अगर पीपल लिबरेशन आर्मी, चाइना की आर्मी ने अगर थोड़ा भी डिस्टर्बेंस दिखाया तो ये हमारी जो आर्म फोर्स है इसे सितंबर 2024 तक ही कंप्लीट कर देगी और ओपन कर देगी इसे कंप्लीट करने के बाद, बनाने के बाद। अभी बन रही है ये जोजिला जो टनल है, इसकी जो कमी है पहले भी देखी गई कि इसको बनाया जाए, कि यहाँ पे सुरंग बनाई जाए, रास्ता बनाया जाए, ताकि जल्दी से दूरी कवर की जा सके। जब 1999 का कारगिल वार हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, तब भी ये देखा गया था कि चाइना का इनकर्जन हुआ है। अगर इधर की तरफ से हो जाए तो ये टनल ज़रूरी है। अगर चाइना मान लो रिसेंटली इनकर्जन कर दे, तुरंत इनकर्जन कर दे, तो ज़रूरी हो जाता है कि हमारी आर्मी भी जल्दी से वहाँ पे पहुँचे। तो ये टाइम घटा देगा, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, 3.5 घंटे से 15 मिनट का। कश्मीर वैली को जोड़ेगा ये। कश्मीर में सोना मार्ग नाम की जगह है, उसको मीना मार्ग की जगह है लद्दाख के कोल्ड डिजर्ट में, उसको कनेक्ट करेगी ये टनल। और इसमें अभी जो कॉस्ट लग गई है 2600 करोड़ के लगभग कॉस्ट लग चुकी है। और ये हाईएस्ट टनल है हमारे इंडिया की, सबसे ऊंची सुरंग है जो बनी हुई है। 3485 मीटर ऊंचाई पे है समुद्र तल से, सी लेवल से, और सबसे लंबी भी है, लॉन्गेस्ट स्ट्रीट बोरो टनल भी है। ये लगभग जो डिस्टेंस है इसकी 40 किलोमीटर से 13 किलोमीटर हो जाएगी अब इसकी जो टनल की डिस्टेंस रहेगी। यहाँ पे जोजिला प्रोजेक्ट है, उसमें 18 किलोमीटर की टनल है, 17 किलोमीटर का रोड है, 3 वर्टिकल शाफ्ट हैं, 4 ब्रिजेज बनाए जा रहे हैं इसमें। प्रेजेंटली जोजिला पास से होकर जाना पड़ता है, जो कश्मीर की कैपिटल है, कैपिटल सिटी श्रीनगर, उसको लद्दाख से जोड़ता है ये जोजिला पास। ये केवल 6 महीने खुला रहता है और बाकी के दिन स्नो पड़ती रहती है, बर्फ़ पड़ती रहती है, इसकी वजह से जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और 6 महीने के लिए लद्दाख में भी कुछ ऐसा कन्वेंस नहीं रहता कि वहाँ पे कुछ जा सके, इसलिए 6 महीने का राशन ना वो पूरे विंटर का राशन वगैरह स्टॉक पाइल करके जमा करके रख लेते हैं, ताकि उन्हें कहीं कोई परेशानी ना हो, जाना ना पड़े। नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रो प्लास्टिक। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इम्पोर्टेंट है। नीदरलैंड एक कंट्री, आप सबको पता है कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के, सॉरी ये यूरोप के पास है यहाँ पे, नीदरलैंड यहाँ पे जर्मनी के पास। नीदरलैंड के कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कुछ ये देखा कि ह्यूमन ब्लड में माइक्रो प्लास्टिक पाया गया। मानव के ब्लड में, कुछ आदमियों के ब्लड में देखा कि प्लास्टिक के सैंपल पाए गए, माइक्रो प्लास्टिक। ये ऐसा माइक्रो प्लास्टिक का क्या मतलब है? देखो, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, यानी कि ऐसी प्लास्टिक जो छोटी है।
ये प्लास्टिक देखो जो बोतल और बैग वगैरह बनाने में यूज होती है ना, बोतल वगैरह बनाने में प्लास्टिक यूज होती है, वो होती है मैक्रो प्लास्टिक। मैक्रो का मतलब बड़ा और माइक्रो का मतलब टिनी, छोटा। ये इन्वायरमेंट के लिए भी नुकसान होती है और आदमी के लिए भी, क्योंकि देखो ब्लड में चली गई, अब ब्लड में जाने के बाद तो बहुत नुकसान है। ऐसे कोई यूनिवर्सल एग्रीमेंट तो नहीं है कि माइक्रो प्लास्टिक की डेफिनेशन क्या है, लेकिन फिर भी अमेरिका का जो नेशनल ओशन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है और यूरोपियन केमिकल एजेंसी, इसने डिफाइन किया है ऐसी प्लास्टिक को माइक्रो प्लास्टिक बोलेंगे जिसका साइज 5 mm से कम हो, 5 मिलीमीटर से कम हो जिसकी लेंथ, उसको बोलेंगे माइक्रो प्लास्टिक। इस स्टडी का पर्पज ये है, देखो इसमें ये भी बताया गया कि ह्यूमन ब्लड में लिमिट कितनी हो सकती है कि प्लास्टिक का साइज की, ये 0.0007 मिलीमीटर की लिमिट हो सकती है, अपर लिमिट। इससे ज़्यादा अगर प्लास्टिक पाया गया तो भाई साहब वो नुकसानदायक हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। ये ब्लड सैंपल देखा गया, स्टडी की गई कि प्लास्टिक है जो ये, इसमें देखा गया जो ज़्यादा कॉमनली प्लास्टिक मिलता है वो पॉलीमर टाइप का मिलता है। और ये देखो 4 तरीके के प्लास्टिक हैं जो ज़्यादा कॉमन मिलते हैं। एक तो है पॉली इथाइलिन टेट्रापथालेट, PET बोलते हैं शॉर्टकट में, ये प्लास्टिक मिलता है ब्लड में। एक है पॉली इथाइलिन, ये पॉली इथाइलिन वही है जिससे प्लास्टिक कैरी बैग बनते हैं, जो पोलोथीन होती है ना, पन्नी वगैरह बोल देते हैं, ले जाने के लिए कपड़े वगैरह ले जाते हैं या कुछ भी, वो पोलोथीन पाई जाती है। पॉलीमर ऑफ स्टायरीन, ये यूज होता है प्लास्टिक फूड पैकेजिंग के लिए, जैसे मान लो बिस्किट का पैकेट पैक करने के लिए यूज होता है जो प्लास्टिक, वो पॉलीमर ऑफ स्टायरीन यूज होता है। एक है पॉली मिथाइल एक्राइलेट, ये, और नेक्स्ट है पॉली प्रोपिलीन या प्रोपाइलिन। ये पहले 4 हैं जो ये ज़्यादातर ब्लड में पाए जाते हैं, इनकी प्रेजेंस ह्यूमन ब्लड में ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है कोरल ब्लीचिंग। ये प्रीलिम्स और GS पेपर 3 और GS पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में और इन्वायरमेंट के लिए, GS पेपर 3 में मेंस के लिए। कोरल ब्लीचिंग रिसेंटली न्यूज में इसलिए है, ऑस्ट्रेलिया की जो लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में, ऑस्ट्रेलिया में सबसे लार्जेस्ट, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम मिलता है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ देखो ये ऑस्ट्रेलिया है, जो ऑस्ट्रेलिया के इधर नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है ये कोरल रीफ, समुद्र के तट पे, समुद्र में पाई जाती है कोरल रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ इसका नाम है। कोरल है जो, कोरल 3 तरीके की होती हैं, तो 3 तरीके में एक है बैरियर रीफ, और इस ऑस्ट्रेलिया का नाम, ऑस्ट्रेलिया का जो बैरियर रीफ है इसको बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, क्योंकि ये बहुत ही लार्ज नंबर में बहुत बड़ी है, इसलिए इसको ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं। ये 25 मार्च को ये कंफर्म किया गया कि कोरल ब्लीचिंग हो रही है यहाँ पे, मास कोरल ब्लीचिंग। तो ये कोरल ब्लीचिंग क्या होती है, कोरल क्या होती है, ये जानेंगे हम इसमें। वैसे देखो आपको डिटेल में जानना है कोरल और कोरल ब्लीचिंग के बारे में, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो लेक्चर जाके, क्योंकि ये 25-30 मिनट का लेक्चर होगा भाई साहब, बहुत बड़ा लेक्चर हो जाता है इसके बारे में पूरी डिटेल में जानना तो। और ये सारी बात मैं सिर्फ आपको 1 या 1.5 मिनट में बताऊंगा यहाँ पे। तो ये होती है भाई साहब कोरल, जो आपको दिखाई दे रही है ये कोरल। अब ये कोरल ब्लीचिंग हो गई क्योंकि इसका कलर हट गया, डिसकलरेशन ऑफ कोरल इज कॉल्ड कोरल ब्लीचिंग। अगर कोरल का कलर हट जाए, कोरल का कलर है जो रिड्यूस हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, और फिर वो वाइट वाइट सी हो जाती है, उसी को बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग हो गई। तो ये कोरल होती है, समुद्र में पाई जाती है, ये एनिमल ही होता है, एनिमल की कैटेगरी में आता है ये कोरल, पशु की कैटेगरी में। और कोरल रीफ क्या होती है, रीफ का मतलब पहाड़ी, कोरल की पहाड़ी। कोरल देखो सिंगल नहीं रहती, ये सिंगल थोड़ी नहीं है, बहुत सारी कोरल रह रही हैं, ये कॉलोनी बोलते हैं इनको, एक कॉलोनी, जैसे आदमी रहता है ना एक कॉलोनी में रहते हैं, एक कॉलोनी में रहते हैं, ऐसी इनकी कॉलोनी बन गई, रहने वाली कॉलोनी बहुत सारी है। इस कोरल की कॉलोनी को ही बोलते थे कोरल रीफ। तो कोरल क्या हो गए, मैरिन इनवर्टेब्रेट और या एनिमल। इनवर्टेब्रेट का इस ये मतलब है कि इनमें स्पाइन नहीं होता, रीढ़ की हड्डी वगैरह नहीं होती इन कोरल में, ऐसे एनिमल होते हैं, ऐसे पशु होते हैं ये। हर एक कोरल होती है उसको पोलिप भी बोलते हैं, पोलिप, कोरल को पोलिप भी बोलते हैं। और ये 1000 ऑफ पॉपुलेशन एक साथ रहती है और अपनी एक कॉलोनी बनाती हैं और ये ग्रो करती रहती हैं। पोलिप है ना, जो पोलिप या कोरल, ये जैसे वायरस है ना, अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहता है, ऐसे ही अपने आप को मल्टीप्लाई करती रहती है, 1 से 2, 2 से 4, ऐसे कॉपी करती रहती है अपने आप की। और इस कोरल का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है एल्गी से। देखो ये क्वेश्चन इस बार UPSC ने प्रीलिम्स में 2021 में भी पूछा था
कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किस किस के बीच में है, और उसमें ऑप्शन दिया था सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, देखो ये स्पेलिंग है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किस किस के बीच में। उसमें देखो एक नाइडेरियन दिया था, नाइडेरियन दिया था कि इसके बीच में, एक दिया था शायद आपका एल्गी, और एल्गी नहीं दिया था, फंगी दिया था, फंगी दिया था, और एक था तीसरे नंबर पे प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ था। तो इनमें पूछा था कि इन तीनों में किस किस के बीच में ये कौन कौन सा है जो प्राणी है जो ये दूसरे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करते हैं। तो इनका आंसर था तीनों के तीनों करते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है भाई साहब जैसे दो के बीच में होता है रिलेशनशिप, दो प्रजाति हो सकती हैं। एक मान लो हो सकता है भाई साहब ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ बोलते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट या ट्री हो गए। और एक होता है उसमें हेट्रोट्रैप, जनरली हेट्रोट्रैप, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता। हेट्रोट्रॉफ वो खुद नहीं बना सकता, वो डिपेंड रहता है किस पे, ऑटोट्रॉफ पे। जैसे इसमें कोरल, कोरल तो भाई साहब एनिमल की कैटेगरी में आता है, और ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किससे बनाता है, एल्गी में। और एल्गी क्या है, एल्गी एक ये मान लो प्लांट की तरह है, क्योंकि ये खाना खुद बनाती है अपनी, ये ऑटोट्रैफ है एल्गी। एल्गी मतलब काई जो हरी हरी सी आपने पानी में देखी होगी, पानी में हो जाती है ना, पड़ जाती है, बहुत पुराना पानी हो जाता है किसी मटके में या किसी कुंडे में या किसी तालाब में, हरा हरा सा हो जाता है, वही एल्गी है। कई बार हमने देखी भी है, अलग अलग लेक्चर में देखी है हमने। तो सिंगल सेल एल्गी से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाती है, जिस एल्गी का नाम है जूजनथैली। तो ये एल्गी क्या काम करती है, एल्गी तो फूड बनाती है ना अपना, तो फूड किसको देगी, कोरल को। ये फूड और न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व कोरल को, और कोरल बदले में क्या देगी, क्योंकि इनका तो रिलेशनशिप है, जैसे भाई साहब पति पत्नी का रिलेशनशिप होता है, ऐसे ही इनका रिलेशनशिप है। एक अगर कमाने जाता है तो दूसरा घर का काम करता है, पत्नी घर का काम करती है, पति कमाने जाता है, तो ऐसा रिलेशनशिप। ऐसे ही इसमें क्या है, एल्गी देती है फूड और न्यूट्रिएंट, भोजन, तो कोरल क्या करेगा, कोरल इसकी रक्षा करेगा एल्गी की। कोरल इसको क्या देगा, रक्षा देगा, रस का मतलब होम प्रोवाइड करेगा, घर प्रोवाइड करेगा, और कुछ न्यूट्रिएंट भी देगा कोरल, क्योंकि कोरल बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से, इसमें होता है कैल्शियम। तो कैल्शियम एल्गी को कौन देता है, कोरल। होम भी देता है, यानी कि शेल्टर, निवास देता है, शेल्टर या होम, निवास भी देता है, और क्या देता है, न्यूट्रिएंट भी देता है। और एल्गी फूड और न्यूट्रिएंट देता है इसको, क्योंकि एल्गी फोटोसिंथेसिस के जरिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा सनलाइट को यूज करके अपना खाना बनाती है। और जूजनथैली जो एल्गी है, इसी की वजह से कोरल का ब्राइट कलर होता है और ये कलरफुल होती है। ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रीफ सिस्टम है, जिसमें लगभग 2300 किलोमीटर तक ये फैली हुई है समुद्र में, समुद्र के किनारे पे ऑस्ट्रेलिया में। 400 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरल मिलती हैं। कोरल सिर्फ एक प्रकार की नहीं होती, बहुत सारी मिलती है, कलरफुल, बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर की होती हैं ये। और ये शेल्टर प्रोवाइड करती है कोरल 1500 स्पीसीज को, जैसे फिश वगैरह रहती है यहाँ पे, मोलस्क रहते हैं, मोलस्क भी देखो मैरीन एनिमल्स की तरह होते हैं, मैरीन ये समुद्र में पाए जाते हैं। कोरल ब्लीचिंग क्या हो गई फिर, जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया, जब कोरल क्या है, स्ट्रेस फील करती है, स्ट्रेस दबाव फील करती है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन की वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, या ओशन एसिडिटी की वजह से, ओशन में एसिड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, या CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी वजह से स्ट्रेस फील करती है। फिर क्या होता है, जूजनथैली और कोरल का जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है ना, वो टूट जाता है। फिर ये फूड प्रोड्यूस करती है जो एल्गी, ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है, और जो कोरल के लिए नुकसानदायक होते हैं, हानिकारक होते हैं, बेनिफिशियल नहीं होते। तो कोरल इस वजह से अपना कलर है ना, जो कलर छोड़ना शुरू कर देती है, एक्सपेल कर देती है कलर, क्योंकि जूजनथैली और पॉलिप का यानी कि कोरल का जो रिलेशनशिप है वो कमज़ोर हो गया होता है। इसकी वजह से जब कलर इसका छूटने लगता है, उसी को बोलते हैं ब्लीचिंग। उससे कोरल का हो रहा है, इसलिए कोरल ब्लीचिंग बोल दिया। तो ये वाइट एक्जोस्केलेटन की तरह हो जाता है। स्केलेटन बोलते हैं कंकाल, जो हमारी बॉडी में कंकाल होता है ना, हड्डियों का कंकाल, तो ये वाइट एक्जोस्केलेटन बन जाता है इसका, कोरल का या पॉलिप का। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एक तरह से कोरल को ग्रो करने में, सर्वाइव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट टॉपिक है यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर, प्रीलिम्स और GS पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। केरल ने अभी अपनी कोझिकोडे सिटी को यूनेस्को को प्रपोज किया है कि इसको सिटी ऑफ लिटरेचर डिक्लेयर किया जाए, यूनेस्को की लिस्ट में डिक्लेयर किया जाए इसे। क्या है ये और क्या है यूनेस्को की लिस्ट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इसमें। केरल की एक अथॉरिटी है, इंस्टीट्यूशन है केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, किला बोलते हैं शॉर्टकट में। किला ने यह प्रपोजल रखा है
कि कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर की कैटेगरी में डालो, यूनेस्को के पास ये प्रपोजल रखा है। केरल और भी 6 सिटी हैं जिनको तैयार कर रहा है इस क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क की लिस्ट में। एक ना क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क लिस्ट है यूनेस्को की, उसमें किसी सिटी को तब डलवाने के लिए कोई भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट भेज सकती है जब उस सिटी की कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो, कोई अलग से उसकी कला हो, किसी के नाम पे जानी जाती हो, या कुछ अच्छी एक एक्टिविटी होती है उसमें। जैसे देखो इसको लिटरेचर के लिए कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे बुक वगैरह का कलेक्शन अच्छा है इस सिटी में, बुक के लिए लाइब्रेरी वगैरह बनी हुई है, तो इसलिए सिटी ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर का शहर, साहित्य का शहर बोल सकते हैं। तो ऐसी 6 और सिटी तैयार कर रहा है केरल। तिरुवनंतपुरम को कर रहा है सिटी ऑफ पीस के नाम से, कोलम को कर रहा है सिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैटेगरी में, कोची को कर रहा है सिटी ऑफ डिजाइन की कैटेगरी में, थिरसूर को कर रहा है सिटी ऑफ लर्निंग की कैटेगरी में, कन्नूर को कर रहा है सिटी ऑफ क्राफ्ट एंड फोक आर्ट की कैटेगरी में। यूनेस्को की सिटी ऑफ लिटरेचर जो प्रोग्राम है ये क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क का ही पार्ट है। तो क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क जो तैयार किया था, लॉन्च किया था यूनेस्को ने 2004 में लॉन्च किया था। और यूनेस्को के बारे में तो आपको पता ही होगा, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है। तो ये इसकी 7 क्रिएटिव फील्ड हैं, 7 क्रिएटिव फील्ड हैं जो मेंबर सिटीज़ जिनमें आइडेंटिफाई की जाती हैं। इनमें देखो जैसे क्राफ्ट एंड फोक आर्ट की कैटेगरी में कोई सिटी डाली जा सकती है, डिज़ाइन की में, फिल्म की कैटेगरी में, गैस्ट्रोनॉमी, गैस्ट्रोनॉमी का मतलब भोजन बनाने की कला, मीडिया आर्ट में, म्यूजिक में, तो ये क्रिएटिव सिटी ऑफ लिटरेचर में डेजिग्नेट की जा सकती है। ये कैटेगरी है इसकी। और जब भी देखो इस कैटेगरी में, ये यूनेस्को का क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क प्रोग्राम है, इसमें जब कोई सिटी डाल दी जाती है इस लिस्ट में, एक लिस्ट है, लिस्ट में डाल दी गई है, तो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है या कंजर्वेशन करने के लिए उसकी जो भी, जिसके लिए भी वो यूनिकली प्रॉपर्टी के लिए जानी जाती है, यूनिक कोई इंपॉर्टेंस है उसके लिए जानी जाती है, तो यूनेस्को उसे सहायता करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देती है, उसका कंजर्वेशन, संरक्षण, प्रोटेक्शन भी करती है उस सिटी का। और लोग बाग वहाँ पे ज़्यादा घूमने भी आते हैं, क्योंकि जब इस लिस्ट में हो जाता है तो नाम उस सिटी का, उस शहर का, तो लोग समझते हैं ना इसमें कोई यूनिक प्रॉपर्टी होगी, यूनिक क्वालिटी होगी, इस सिटी में अच्छा है, साफ़ सुथरी होगी, तो उस सिटी में लोग ज़्यादा घूमने जाते हैं, पर्यटक आते हैं, टूरिज्म सेक्टर बढ़ता है उस सिटी का। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022, प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है ये। देखो ये क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 का पेश किया गया। इस बिल में क्या होगा, जो पुलिस और प्रिजनर अथॉरिटीज़ हैं, पुलिस और जो जेल में अथॉरिटी जो होती हैं, वो अभी तक फिजिकल और जो बायोलॉजिकल सैंपल कलेक्ट करती हैं ना, ये कर सकेंगी। यानी कि अभी तक तो मान लो कोई ब्लड सैंपल क्रिमिनल का, किसी ने अपराध किया है, कोई क्रिमिनल है, अपराधी है भाई साहब, उसका अभी तक जैसे प्रूफ के लिए, सबूत के लिए उसका ब्लड सैंपल स्टोर करके रख सकते हैं, या उसके फिंगरप्रिंट करके रख सकते हैं, या फुटप्रिंट करके रख सकते हैं। लेकिन अभी तक क्या है ना, ये और डेटा कलेक्ट नहीं किया जा सकता, जैसे रेटिना या आइरिस स्कैन, रेटिना आँखों का स्कैन, आइरिस स्कैन, ये डेटा नहीं इसमें इंक्लूड किया जा सकता। यानी कि पहले जो एक्ट बना हुआ है कानून, इसके तहत ये डेटा किसी भी आदमी का, क्रिमिनल का, अपराधी का स्टोर करके नहीं रख सकता ये प्रिजनर अथॉरिटी और पुलिस। अब ये बिल जो लाया जा रहा है, इस बिल के जरिए ये डेटा भी स्टोर करके रख सकेंगे सबूत के तौर पे। ये बिल अप्लाई हो जाएगा ऐसे पर्सन पे जो क्राइम करता है या फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अगेंस्ट, यानी कि तहत गिरफ्तार किया गया है। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ ऐसे होते हैं भाई साहब, जब आदमी को अपराध करने से पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है, इस सोच में कि वो हो सकता है कोई क्राइम कर दे अगर उसे खुला छोड़ा गया, या वो कहीं पे दंगे प्रसाद करवा दे, दंगे फसाद, या कहीं पे वो वॉयलेंस रिवॉर्ड्स वगैरह करा दे, तो इस वजह से उसको गिरफ्तार कर लेते हैं पुलिस। उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, यानी कि क्राइम करने से पहले ही गिरफ्तार करना। और जो क्राइम करने के बाद करते हैं उसको बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन लॉ। तो ये प्यूनिटिव डिटेंशन लॉ में भी लागू होगा और प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में भी लागू होगा। यानी कि जिस पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में गिरफ्तार किया गया है, उसका भी रेटिना आइरिस स्कैन को स्टोर करके रखा जा सकता है। और ये डेटा रखेगा कौन, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसके पास रिपोजिटरी होगी, भंडार होगा। ये फिजिकल, बायोलॉजिकल सैंपल, सिग्नेचर, हैंड राइटिंग डेटा सब कम से कम 75 साल तक स्टोर करके रख सकती है, एटलीस्ट 75 ईयर के लिए। ये बिल देखो अमेंड करेगा जो प्रिजनर एक्ट है 1920 का, ये अंग्रेजों के ज़माने का एक्ट बना हुआ है, इसको ये रिपील कर देगा।
अमेंड नहीं करेगा, बिल्कुल ये रिपील कर देगा, कैंसिल कर देगा, ये ख़त्म हो जाएगा, रिपील हो जाएगा, नया एक्ट बन जाएगा जब ये बिल पास हो जाएगा। इसमें सिर्फ ये स्कोप था जो ये 1920 का एक्ट है कि फिंगरप्रिंट या फुटप्रिंट स्टोर करके रख सकते थे किसी भी कन्विक्टेड या नॉन कन्विक्टेड पर्सन का, यानी कि उसका फोटोग्राफ रख सकते थे या उसका फिंगरप्रिंट या फुटप्रिंट रख सकते थे स्टोर करके प्रूफ के तौर पे, चाहे वो दोषी सिद्ध हो गया या दोषी सिद्ध नहीं हुआ है ऐसे पर्सन का। कन्विक्टेड मतलब दोषी सिद्ध हो गया, सजा मिल गई, नॉन कन्विक्टेड मतलब कोर्ट ने सिद्ध नहीं हो पाया कोर्ट में कि वो दोषी हैं, तो ऐसे पर्सन का सिर्फ फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट या फोटोग्राफ रख सकते थे मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे, जब मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता था। इस बिल का कुछ क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, जो बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि इसके तहत रेटिना और आइरिस स्कैन को भी स्टोर करके रखा जा सकता है, कुछ आलोचना की जा रही है। अपोजिशन आलोचना कर रही है, अपोजिशन मेंबर है जो, कि ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। क्यों? जो फंडामेंटल राइट है उसके अगेंस्ट है और पार्लियामेंट को ये अधिकार नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन कर सके, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करके कोई कानून बना सके, इसलिए ये पार्लियामेंट की कंपिटेंसी से बाहर है। लेजिस्लेटिव जो कंपिटेंसी यानी कि लॉ बनाने की जो पावर है उससे ये बाहर है, क्योंकि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन नहीं कर सकती। और राइट टू प्राइवेसी में आता है ये रेटिना आइरिस स्कैन, तो हमारा निजता का अधिकार का ये उल्लंघन है, ये कहना है अपोजिशन मेंबर का। दूसरा क्रिटिसिज्म इसका ये है, तीसरा क्रिटिसिज्म ये है कि ये बिल क्या है, नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग की जा सकती है इस डेटा से, जो बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन या ये आइरिस स्कैन या रेटिना स्कैन जो किया जाएगा ये डेटा, और ये हमारे आर्टिकल नंबर 20 क्लास 3 को भी वायलेट करती है कॉन्स्टिट्यूशन के को, और सुप्रीम कोर्ट के केस पुट्टास्वामी केस का उल्लंघन है ये, जिसमें राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बताया था, आर्टिकल 21 का ही पार्ट है राइट टू प्राइवेसी। वैसे संविधान में लिखा नहीं हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया था। इंटरप्रेट का मतलब अर्थ निकालना, कि आर्टिकल 21 है जो हमारा मौलिक अधिकार है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, उसी के अंदर है राइट टू प्राइवेसी एक पार्ट। ये केस पुट्टास्वामी केस में कहा था, 2017 का केस है। नेक्स्ट टॉपिक है डारलोंग कम्युनिटी। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। एक जाति है भाई साहब, ये कास्ट है डारलोंग कम्युनिटी, जो कुकी ट्राइब है ना, मणिपुर वगैरह या आसपास के एरियाज में मिलती है, सारे स्टेट में मिलती है लगभग, अरुणाचल प्रदेश ये एक स्टेट को छोड़ के, अरुणाचल प्रदेश वगैरह को सारे स्टेट में मिलती है कुकी ट्राइब। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन कुकी ट्राइब की मिलती है मणिपुर में। कुकी एक ट्राइब है, जाति है भाई साहब, जाति का नाम। आप जो इस भी भारत में पैदा हुए तो आप भी किसी जाति में पैदा हुए होंगे, ऐसी कुकी एक जाति है। कुकी ट्राइब की सब ट्राइब है, कुकी के अंदर ही एक सब ट्राइब है। जैसे मान लो कोई भी जाति है, मान लो ब्राह्मण जाति है, उसकी सब कास्ट होती हैं, सब ट्राइब होती हैं, उसकी गोत्र होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, ऐसी कुकी ट्राइब की ये सब ट्राइब है डारलोंग कम्युनिटी। ये इसकी जो पॉपुलेशन है डारलोंग की, ये देखो त्रिपुरा में शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में है। इसको इंक्लूड करने के लिए बिल लाया गया है कि इसको जो डारलोंग कम्युनिटी है इसको भी शेड्यूल ट्राइब में त्रिपुरा में डिक्लेयर किया जाए। अभी तक ये शेड्यूल ट्राइब में नहीं है, इसलिए शेड्यूल ट्राइब में त्रिपुरा में इसको एसटी कैटेगरी में डाला जाए, अनुसूचित जनजाति में। तो ये क्या है डारलोंग कम्युनिटी, ये डारलोंग कम्युनिटी के लोग हैं भाई साहब, ये देख सकते हो भाई साहब, इनकी पोशाक है, ये ड्रेस है। ये स्मॉल ट्राइब है, अभी त्रिपुरा में माइनॉरिटी कम्युनिटी में है, यानी कि इनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम है, अल्पसंख्यक लोग हैं ये। ट्रेडिशनली जो डारलोंग है ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कल्टीवेशन होती है, ये जंगल में क्या करते हैं, ये फॉरेस्ट एरिया जंगल, यहाँ पे कुछ पेड़ काटते हैं, 4-5 खेत के पेड़ काट दिए, यहाँ पे 4-5 साल तक खेती करेंगे। 4-5 साल में क्या होता है कि इसकी उपजाऊ जो भूमि है, मिट्टी है, उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है, यहाँ पे उगाने योग्य नहीं रहती। फिर 4-5 साल बाद ये कुछ भी नहीं उगा पाती मिट्टी, फिर इसको छोड़ के अगले कहीं आगे चले जाते हैं, वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया काटते हैं, पेड़ पौधे, फिर वहाँ पे खेत बना के फिर वहाँ पे खेती करना शुरू कर देते हैं, यानी कि शिफ्ट हो जाते हैं। इसलिए इसका नाम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट एरिया में हमारे इंडिया में या वर्ल्ड में इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को या झूम कल्टीवेशन को डिफरेंट डिफरेंट नेम से जाना जाता है। अभी जो है ये जो कम्युनिटी एग्रो फॉरेस्ट्री करती है, हॉर्टिकल्चर प्लांटेशन करती है, ऑर्चर्ड डेवलपमेंट करती है। एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब खेत में पेड़ पौधे भी उगाती है, ये हॉर्टिकल्चर मतलब सब्जियां फल वगैरह भी उगाती है ये। ऑर्चर्ड मतलब फूल पत्ती भी उगाती है ये। ऑर्चर्ड फूल की तरह के होते हैं, कलरफुल फूल होते हैं, तो ये इनकी लाइवलीहुड है। सीजनली राइस कल्टीवेशन भी करती है और सब्जियां भी उगाती है, वेजिटेबल कल्टीवेशन। डारलोंग कम्युनिटी कस्टमरी लॉ और अपनी प्रैक्टिसेस के
खुद के लिए लॉ वगैरह बनाती है अपने आप को खुद गवर्न करने के लिए, अपने अफेयर मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है केरल गवर्नमेंट इश्यूज डाइज नॉन ऑर्डर। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। केरल में जो क्या है, केरल के जो एम्प्लॉई हैं, कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, वो हड़ताल पे चले गए। अब गवर्नमेंट ने डाइज नॉन ऑर्डर इशू कर दिया हड़ताल पे जाने के लिए। क्यों गए थे ये हड़ताल पे? क्योंकि इनको अथॉरिटी मिली नहीं थी हड़ताल पे जाने की, इन्होंने छुट्टी मांगी नहीं थी। तो ये अनऑथोराइज एब्सेंस था, यानी कि छुट्टी जो लिया, एब्सेंस लिया एम्प्लॉयज़ ने, अनऑथराइज था। ऑथराइज यानी कि गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी थी, और ये स्ट्राइक में, हड़ताल में पार्टिसिपेट कर रहे थे, इसलिए इसको डाइज नॉन समझा जाएगा। केरल सर्विस रूल बने हैं, उसका रूल नंबर जो 14A है, केरल सर्विस रूल का पार्ट 1 का रूल नंबर 14A के तहत ये डाइज नॉन समझा जाएगा। डाइज नॉन का मतलब क्या है, सिर्फ ये जानना हमें। डाइज नॉन का मतलब ये है, जब भी कोई सरकारी कर्मचारी बिना पूछे एब्सेंट रहता है तो इसका मतलब उसे डाइज नॉन डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी कि नो वर्क नो पे, कि आप काम नहीं कर रहे, आपने 3-4 दिन एब्सेंट रहे हो तो आपको उसकी पेमेंट नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी। ये है डाइज नॉन। तो ये डिक्लेयर किया है मार्च 28-29 को। ये एम्प्लॉयज़ हैं जो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने हड़ताल की थी। सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने किस लिए हड़ताल की थी? पूरे इंडिया लेवल पर हड़ताल की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट हड़ताल की थी। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ना, जो कानून बना रहे, रूल्स बना रहे हैं, ये एंटी वर्कर हैं, वर्कर के, कर्मचारी के खिलाफ हैं, एंटी फार्मर है, किसान के खिलाफ हैं, एंटी पीपल है, लोगों के खिलाफ हैं, एंटी नेशनल है, हमारे राष्ट्र के खिलाफ हैं। इसलिए हड़ताल की थी ट्रेड यूनियन ने 28 मार्च और 29 मार्च को, यानी कि कल तक 2 दिन की स्ट्राइक थी। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज एलोपेशिया अरीटिया या अरीटा। ये एक बीमारी है भाई साहब, एलोपेशिया अरीटा। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बीमारी ऐसी है, इसमें क्या होता है, जो सिर पे बाल होते हैं ना, सिर पे बाल, जैसे ये सिर है, आपका सिर होगा, जो हेड की बात कर रहे हैं हम, सिर में से कहीं एक प्लेस से हेयर गिरने लगते हैं, बाल का लॉस हो जाता है, हेयर लॉस हो जाता है, सडनली अचानक से लॉस होने लगता है और पेचीज बनने लगते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है ना, वो हमारे हेयर फॉलिकल को, हेयर फॉलिकल मतलब जो हमारे बालों की जड़ है ना, उसको अटैक करने लगता है। इसकी वजह से बाल कमज़ोर हो जाते हैं और हेयर लॉस होने लगता है, गिरने लगते हैं। तो ये ऐसी बीमारी है। ये देखो अधिकतर क्या होता है, ये ऐसी ऑटो इम्यून कंडीशन होती है कि अगर किसी फैमिली की ऐसी हिस्ट्री है, किसी फैमिली के मान लो माता पिता को डायबिटीज़ रहा हो, थायराइड रहा हो, तो हो सकता है उसकी संतान है, जो उसके बेटा बेटी हैं, उनमें ऐसा देखने को मिल सकता है। ये कई तरह की होती है बीमारी जो एलोपेशिया की। जैसे देखो एक ये है, इसमें क्या है, जो औरत है इसकी देखो बीच वाली जो मांग काटते हैं यहाँ पे, ये बीच में से बाल गिरने लगते हैं। तो ये क्या है, ये एलोपेशिया का ही एक टाइप है। एलोपेशिया का देखो यहाँ से बाल झड़ने लग गए, इसके हेयर लॉस हो रहा है। एक एलोपेशिया एरेटा है, अरेटा। एलोपेशिया एरेटा में देखो कहीं पे भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे इस साइड से बाल गिरने लगे या यहाँ से गिर सकते हैं। इसमें लॉस ऑफ पेचिस हो सकता है स्काल पे, यानी कि सर पे हो सकता है, सिर्फ सर पे होता है इसमें, ठीक है, एलोपेशिया एरेटा में। एक होता है एलोपेशिया टोटली इसमें क्या होता है, पूरा सर गंजा हो जाता है। ये एलोपेशिया का ही टाइप है, टोटलिस, पूरा सर गंजा हो गया, बाल्डिंग हो गई। एक होता है एलोपेशिया यूनिवर्सलिस, इसमें देखो सर के साथ साथ क्या होता है, जो आईब्रो होती है ना, उसके बाल भी उड़ जाते हैं, चाइनीज टाइप बन जाते हैं। इसमें अगर मान लो कोई लड़का है, मूछ वगैरह के बाल उड़ जाएंगे, दाढ़ी के उड़ जाएंगे, ये और सारे फेशियल आईब्रो और बॉडी के और जहाँ पे भी कहीं बाल होते हैं ना, जैसे आपके चेस्ट वगैरह पे कहीं पे भी लड़के के, तो वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, सारे उड़ जाते हैं, इसमें हेयर लॉस हो जाता है। एक है एंडोजेनेटिक एलोपेशिया, इसमें जनरली देखो लड़के के देखो ये एम शेप बन जाती है, एम शेप, यहाँ से इधर उधर से बाल चले जाते हैं और लड़की के बीच में से लगभग यहाँ से हेयर लॉस हो जाता है वुमन के। तो ये है भाई साहब एलोपेशिया। तो यही टॉपिक था आज के।